students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study history chapter named British Policies and Their Impact. This is the part 2 of this video. So student, if you have not seen the part 1 video of this chapter, I have given the link in the description box. You may check it out. So student, without further delay, let's get started. So student, in the previous video, we will discuss about before the advent of Britishers. उनके आने से पहले जो क्या था, जो क्राफ्ट्समैन थे वो 2 लेवल पे क्या थे, डिवाइड थे. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो क्राफ्ट पर्सन है यानी कि उनका जो लेवल था वो 2 लेवल क्या था. एट द रूरल लेवल यानी कि रूरल लेवल पे जो क्राफ्ट पीपल थे उन्होंने प्रोड्यूस किया गुड्स को स्मॉल स्केल पे, ताकि जो नीड्स है विलेजर्स की वो मीट यानी कि वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो पाए. सेकंड वन लेवल इज अर्बन लेवल पे जो क्राफ्ट पीपल थे और आर्टिसंस थे वो प्रोड्यूस करते थे गुड्स को बहुत ही ज्यादा बल्क में यानी कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, ताकि जो डिमांड्स है इंडियन और यूरोपियन बायर्स की वो फुलफिल किया जा सके. तो रूरल लेवल यानी कि विलेज पे और अर्बन लेवल यानी कि सिटीज पे. और जो क्राफ्ट पीपल थे वो हाईली स्पेशलाइज थे यानी कि वो स्किल्ड थे और वो यूजुअली इंगेज रहते थे हेरिडिटरी प्रोफेशंस यानी कि जो उनकी फैमिली में प्रोफेशंस रहेगा वो भी वही करेंगे आगे. तो ये हेरिडिटरी प्रोफेशंस था, जैसे वीवर्स का काम करना, बुनकर का काम करना, गोल्ड स्मिथ का, सिल्वर स्मिथ का. वो टाउन में रहते थे विच बिकेम रिनोन्ड सेंटर्स ऑफ देयर क्राफ्ट, जो कि जाने माने सेंटर थे उनके क्राफ्ट के. और एक ग्रेट डिमांड होती थी डेक्का मसलिन की और बनारसी सिल्क की इंग्लैंड में. और जो इंग्लिश ऑथर थे वो ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जो इंडियन क्लोथ है हैड क्रेप्ट इनटू आवर हाउसेस यानी कि हमारे हाउसेस में धीरे धीरे आने लगे हैं, क्लोजेट्स में, हमारे बेड चेंबर्स में, कर्टेन्स में, कुशंस में, चेयर्स में, और एट लास्ट बेड देमसेल्व्स वर नथिंग बट कैलकुलस और इंडियन स्टफ. पर ये कुछ नहीं है, ये क्या है, एक इंडियन स्टफ है. तो इंडियन स्टफ है ये. तो ये कौन जानने लगे, जो इंग्लिश ऑथर थे उन्होंने ऑब्जर्व किया. अब जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो फाइनेस्ट और लार्जेस्ट थी हमारे वर्ल्ड में. और एंड तक 18th सेंचुरी के जो क्वालिटी थी इंडियन स्टील की वो सुपीरियर क्वालिटी थी. किसके कंपैरिजन में, इंग्लिश स्टील के कंपैरिजन में. जो सिटीज थी विशाखापट्टनम, सूरत, गोवा, ये फेमस सेंटर थे फ्लोरिश करने के लिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को. जो अर्बन सेंटर थे वो स्पेशलाइज थे गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स में, यानी कि जो अर्बन सेंटर है वहां ये काम होता था कॉपर ब्रासवेयर का और अदर आइटम्स ऑफ हाई क्वालिटी बनाते थे. वो बहुत सारे क्राफ्ट पीपल ऑर्गेनाइज करते थे गिल्ड्स में जो प्रोटेक्ट करते थे उनके इंटरेस्ट को. केप्ट अ चेक ऑन प्राइसेस, जो देखते थे कि जो प्राइस है वो कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, गुड्स की क्वालिटी को भी. और उनको उसके बाद वो किसको फॉलो करते थे, रूलर्स को, जो रिसीव करता था इन प्रॉफिट का शेयर. और जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स था रेवेन्यू का रॉयल ट्रेजरी के लिए, यानी कि जितना इनका यहाँ से कमाया है यानी कि जो भी इन पे प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसके बाद वो किसको देंगे, रूलर्स को देंगे. जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे वो लाते थे लार्ज क्वांटिटीज में इंडियन प्रोडक्ट्स और फिर उनके बाद उनको गोल्ड और सिल्वर देते थे. तो इससे इकोनॉमी क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी. और वो किसको जाता था, रॉयल ट्रेजरी में जाता था वो पैसा. डिक्लाइन ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. अब कैसा इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा. जो फर्स्ट सेंचुरी थी ब्रिटिश रूल की उसकी वजह से डिके और डिस्ट्रक्शन होने लगा ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्री का. सबसे पहले जो 18th सेंचुरी की शुरुआत हुई उसमें जो ब्रिटिश और भी यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने एक लॉ को पास किया जो प्रिवेंट करता है, किसको रोकता था, जो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल की जो एंट्री है इंडिया से जो एंट्री होगी, इवन दाउ देयर वाज अ डिमांड फॉर इट, डिमांड होने के बाद भी रोकना कि जो एंट्री होगी यानी कि जो यहाँ से सामान आएगा उसको रोकना. 10 फॉरेन मार्केट फॉर इंडियन गुड्स वर्चुअली डिसअपियर. तो इस वजह से जो फॉरेन मार्केट यानी कि इन्होंने ये बोल दिया कि जो यहाँ से गुड्स वगैरह आता है उसको रोकना है यानी कि उसको नहीं एक्सेप्ट करना है. तो इसलिए जो फॉरेन मार्केट है इंडियन गुड्स का वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा. आफ्टर द बैटल ऑफ पैलासी इन 1757 जो कंपनी है यानी कि बैटल ऑफ पैलासी जब हुआ 1757 में, जो कंपनी है उसने अपनी पॉलिटिकल पावर को यूज किया डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, प्रमोट किया ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को. और जो इंडियन वीवर्स थे उनको फोर्स किया कि अपनी प्रोडक्ट क्या करो, कंपनी को लोअर प्राइसेस पे बेचो. और फिर उसके बाद उनकी जो मिजरीज थी दे वर कंपेल्ड टू बाय इंफीरियर रॉ कॉटन, और उनको फोर्स किया गया यानी कि उनको फोर्स करके बोला गया कि डरा धमका के बोला गया कि बाय करो, क्या करो, रॉ कॉटन को एक हाई प्राइस पे बाय करो कंपनी ऑफिशियल से. हु गॉट इट फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स एट लो रेट्स, और वो उनके लिए इंडियन फार्मर्स के तो लो रेट में लाएंगे, पर उनको फोर्स किया जाता था कि जो रॉ कॉटन को हाई प्राइसेस पे कंपनी ऑफिशियल से क्या करो, बाय करो. ठीक है. और फिर जो कंपनी ऑफिशियल्स ले आता था इंडियन फार्मर्स से उनको लो रेट में लेता था. ठीक है. इंडियन फार्मर्स से तो कंपनी ऑफिशियल लो रेट में लेंगे और बाद में उनको फोर्स कर देंगे
कि किसको, इंडियन वीवर्स को, उसको हाई प्राइस में लेने के लिए। विद द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ग्रोथ हुई तो जो इंडियन मार्केट्स है उस वो फ्लड हो गया, यानी कि उसमें बाढ़ आ गई किसकी, सस्ते मशीन मेड टेक्सटाइल की। और जो इंडिया है एक डंपिंग ग्राउंड बन गया इन प्रोडक्ट का, यानी कि वहां अब क्या नहीं होने लगा, उनका ट्रेड नहीं उतना नहीं होने लगा जितना पहला था। कहाँ पे, इंग्लैंड में। और फिर इंडियन हैंडलूम टेक्सटाइल्स जो कि कंपीट नहीं कर पाई चीपर टेक्सटाइल किसके, ब्रिटिश मिल से, यानी कि इन्होंने अपने क्या कर दिया, टेक्सटाइल के रेट चीपर, यानी कि जो भी वो प्रोडक्ट बनाते थे उसके रेट उन्होंने लो कर दिया, ये इनके क्या थे, हाई हो गए, तो इस वजह से कंपीट नहीं कर पाए। और विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यानी कि एक्सपेंशन और एस्टेब्लिशमेंट होने से ब्रिटिश एम्पायर के इंडिया में जो रॉयल कोर्ट्स थे और जो नोबिलिटी थी रूलिंग डेस्टिनीज की, यानी कि जो डायनेस्टीज थी मुगल्स, वो कोलैप्स्ड हो गई, यानी कि धीरे धीरे क्या हो गई, वो खत्म हो गई वन बाय वन, एक के बाद एक। जो क्राफ्ट पीपल और आर्टिसंस थे वो डिप्राइव्ड हो गए रॉयल पेट्रोनॉस से, यानी कि जो उनको पहले रॉयल पेट्रोनॉस, यानी कि जो उनके पास पहले पावर थी वो धीरे धीरे उनसे छीनी जाने लगी। और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट से सफर्ड अ सेवियर सेटबैक, यानी कि वो उतना नहीं हो पाया, वो उतना नहीं बिका, बेचा जाने लगा जितना पहले होता था। क्यों, क्योंकि इन लोगों की पॉलिसी की वजह से। और वहां क्या हो गए थे, टेक्सटाइल वगैरह के जो भी वहां हैंडलूम प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते थे वो कम्पीट नहीं हो पाया किसके कंपैरिजन में, जो चीपर टेक्सटाइल थी ब्रिटिश मिल्स की। जो मेंबर थे ब्रिटिश सिविल सर्विस के और आर्मी थी वो इंटरेस्ट नहीं थे इंडियन गुड्स में। अब वो यूज करते थे केवल आर्टिकल्स और गुड्स को जो इंग्लैंड के बनते थे। अब जो न्यूली एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास है वो इन्फ्लुएंस हुई इस ब्रिटिश कल्चर से, उन्होंने डेवलप किया एक मार्क प्रेफरेंस किसके लिए, यूरोपियन गुड्स के लिए। और इससे ब्लो आ गया किस, कहाँ के मैन्युफैक्चरर्स में, इन लग्जरी आइटम्स के, यानी कि इसकी वजह से जो ब्लो, यानी कि धीरे धीरे क्या हो गया, हिल गया सब जो पहले था। और लग्जरी आइटम जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे वो भी धीरे धीरे क्या होने लगे, उनपे भी वो भी हिल गए। हिल गए का मतलब होता है कि वो भी धीरे धीरे उनकी जो डिमांड थी वो कम होने लगी। और फिर इस कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए जो ब्रिटिश उन्होंने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया सप्लाई के फॉर्म में, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा और मार्केट करेगा किसके लिए, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेगा। इस पॉलिसी ने किसके, इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को र्यून कर दिया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया किसकी ग्रोथ को, रोक दिया मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री की ग्रोथ को, ताकि जो कंट्री वो अंडर डेवलप रहे और इकोनॉमिकली बैकवर्ड रही। तो इन्होंने यहाँ के कितनी बुरी कंडीशन बॉर्न कर दी थी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ डेली यूज जैसे कि नीडल्स, पिन, स्विंग मशीन्स, थ्रेड, सॉल्ट, बिस्किट, साइकिल, ये इंपोर्ट करना पड़ता था इंग्लैंड से। तो कितनी बुरी हालत हो गई थी उस टाइम। जो न्यू क्लास थे इंडियन कैपिटलिस्ट की, उन्होंने रिसीव कुछ भी, उनको सपोर्ट कुछ भी नहीं मिला गवर्नमेंट से। और जो ट्रेड, टैरिफ, टैक्सेशन और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी थी वो क्या थे, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स थी किसके डेवलपमेंट में, मॉडर्न इंडस्ट्री के। और ये क्या थे, It was only as late as 1851 that a cotton mill was set up in। फिर उसके बाद में जो 1851 के बाद जो कॉटन मिल थी वो सेटअप हुई बॉम्बे में, पारसी ने सेटअप की। फिर 1850 से पहले जो इंडिया था वो एक मेजर एक्सपोर्टर था टेक्सटाइल का पूरे वर्ल्ड मार्केट में, एक मेजर इंपोर्टर, बिकेम अ मेजर इंपोर्टर ऑफ इंग्लिश टेक्सटाइल्स। अब ये क्या करने लग गया, उससे पहले वो एक्सपोर्टर था कौन, टेक्सटाइल का, कौन, इंडिया। अब जब ब्रिटिश ने यहाँ ऐसे कंडीशंस फॉर्म कर दी तो उसके बाद जो इंग्लिश टेक्सटाइल्स हमारी जो इंडिया में हम इंपोर्ट करने लगे, हम लेने लग गए। इंपोर्टिंग अबाउट 1/4 ऑफ द टेक्सटाइल, अब हम वहां से लेने लगे। पहले लोग यहाँ से ले जाते थे, फिर उन्होंने हमारे साथ कॉम्पिटिट किया, हमारे यहाँ की प्राइस ये वो पूरी पॉलिसीज अपनाई। फिर उसके बाद ये पूरा जो भी उनका सिस्टम था उन्होंने किया, ठीक है। अब उन्होंने ऐसी कंडीशन हमारे इंडिया में ऐसी कंडीशन लाए कि हमें वहां से टेक्सटाइल को क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा। हम उन्हीं को एक्सपोर्ट करते थे जबकि, तो इन्होंने कितनी ये कंडीशन चेंज कर दी यहाँ की। और फिर उसके बाद इंपोर्ट कितना था, 1/4 टेक्सटाइल जो भी इंग्लैंड में प्रोड्यूस होता था उसको लेते थे हम। ड्रेन ऑफ वेल्थ, अब ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, जो दादा भाई नेहरू जी थे, अर्ली नेशनलिस्ट है इंडिया के, उन्होंने डिस्क्राइब किया ब्रिटिश रूल को एक एवरलास्टिंग फॉरेन इन्वेजन, यानी कि जो बाहर से आए इन्होंने आक्रमण किया और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया हमारी कंट्री को, एक्सप्लॉइट कर दिया हमारी इंडियन इकोनॉमी जो पहले थी। हमारी इकोनॉमी कितनी अच्छी थी, उन्होंने उसको भी पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया, उसका शोषण कर दिया। उसकी वजह से क्या हो गया, कंटिन्यूअस ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहाँ की वेल्थ धीरे धीरे कम होने लगी, वो धीरे धीरे इंग्लैंड को जाने लगी अलग अलग फॉर्म में। यहाँ से पूरी वेल्थ वहां ट्रांसफर हुई। दादा भाई नेहरू जी ने क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को इन वे के लिए, जिसमें की जो वेल्थ है वो यहाँ से धीरे धीरे कम होने लगी इंडिया की। A greater part of the salaries of British officials and employees of the company paid out of their Indian revenues। अब जो सैलरी थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स की और एम्प्लॉइज की कंपनी की वो इंडियन रेवेन्यू से इनको दी जाती थी। was deposited in England as saving, और उसको जमा किया जाता था इंग्लैंड में सेविंग की फॉर्म में। जो मटेरियल रिसोर्सेज थे जैसे कॉटन, जूट, इंडिगो, टी, कॉफी, ये ट्रांसपोर्ट होते थे इंग्लैंड को, और जो गुड्स लेते थे इंडिया में उनमें रेवेन्यूज लिया जाता था इस कंट्री में और उसको फिर इंग्लैंड में
सेंड किया जाता था, यानी कि यहाँ से रेवेन्यू ले लिया, उसके बाद इंग्लैंड भेज दिया। उसके बाद ह्यूज सम्स ऑफ मनी, यानी कि जितनी ज्यादा सम्स ऑफ मनी थी जो कि क्या थी, ऑफिशियल रिसीव करते थे घूस के फॉर्म में और गिफ्ट के फॉर्म में, उसको भी कंट्री से बाहर भेजा जाता था। तो स्टूडेंट ये है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ग्रेट ब्रिटेन और ये इंडिया, यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ ला रहे हैं और यहाँ से ले जा रहे हैं। चीफ फैक्ट्री प्रोड्यूस गुड्स वर शिप्ड टू इंडिया, बहुत ही सस्ता सामान इंडिया में लाते थे टू बी सोल्ड इन कैप्टिव मार्केट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी, और इसको यहाँ बेचा जाता था। रॉ मटेरियल सेल्ड टू ब्रिटिश ऑफिशियल पेमेंट अंडर द सब्सिडियरी अलायंस एंड प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ चीप फैक्ट्री प्रोड्यूस, यानी कि जब यहाँ पे आके सेल होगा ये, ठीक है, तो उसके बाद जितना यहाँ से इनको प्रॉफिट मिलेगा वो अपने देश ले जाएंगे। तो ये इनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉलिसी, इंडिया टू ब्रिटेन, यहाँ से यहाँ सामान लाई सस्ते में और यहाँ इसको महंगे में बेचा, जितना प्रोड्यूस हुआ उतना ले गए अपने देश। तो ये थी इनकी पॉलिसी। जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन था वो क्या था, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है इंडिया में 18th सेंचुरी में बहुत ही बैकवर्ड था। जो ब्रिटिशरों ने रियलाइज किया, महसूस किया इंपॉर्टेंस डेवलप करने का, प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि यहाँ पे जो पोजिशन है इंडिया की वो ठीक बन जाए, और प्रमोट करना इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल ग्रोथ को। तो ये भी अपने पर्पस के लिए कर रहे थे। जो स्टेप थे वो टेकन, यानी कि लिए गए लिंक करने के लिए मेजर सिटीज, पोर्ट्स, एग्रीकल्चर सेंटर और मार्केट्स को भी एक एलोबरेट नेटवर्क के थ्रू, यानी कि एक ब्रॉड नेटवर्क के थ्रू, जो रोड्स, कैनाल्स और रेलवे से हो सकती थी। जो मेटल रोड्स, स्टीम शिप्स और ट्रेन थी, इनको इंट्रोड्यूस किया जाने लगा इंडिया में। जो सबसे पहले रेलवे लाइन थी उसको इनोग्रेटेड किया गया 1853 में, जो बॉम्बे टू थाने थी, जो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया। जो पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था उसको भी ओपन इसी साल में किया 1853 में। और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, यानी कि जो कलकत्ता से पेशावर तक बनी, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। जो इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री और क्राफ्ट पीपुल थे वो अफेक्ट हुए किसके थ्रू, ब्रिटिश रूल के थ्रू। जो इंडियन मर्चेंट्स थे उन्होंने एंजॉय किया बेनिफिट डलहौजी के मेजर्स का, और जो वो उन्होंने इंपोर्ट किया, यानी कि वहां से खरीदा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, किस कहां से, यूरोप से, और एक्सपोर्ट किया कैश क्रॉप्स को, जैसे कॉटन, जूट होते थे तो उनको यहाँ से वहां बेचा और वहां से जो लेना चाहते थे वो लिया। इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स ऑल्सो मेड सब्सटेंशियल प्रॉफिट, को भी सब्सटेंशियल प्रॉफिट बनाते थे और वेल्दी, यानी कि वेल्दी हो जाते थे, यानी कि रिच हो जाते थे। और ये जो ग्रुप था वेल्दी इंडियंस का, इसने फॉर्म किया न्यूक्लियस कैपिटलिस्ट क्लास इंडिया में, यानी कि वो हाई क्लास। जो वास्टली इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन सिस्टम था वो एस्टेब्लिश हुआ ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करने का, गियर्ड करने का, ताकि जो कॉलोनियल नीड्स हो उसको क्या करे, ये सूट करे। जो रेलवेज है उसकी वजह से क्विक ट्रांसफर होने लगा ट्रूप्स का, एमिनेशन का। रिवोल्ट के दौरान अगर कोई भी विद्रोह वगैरह हो गया तो वहां ट्रूप्स भेजे जाते थे, किसके थ्रू, रेलवेज के थ्रू। और जो भी डिस्टर्बेंस अगर कहीं क्रिएट हो गया है, इजी ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल्स का होने लगा, जैसे वो अपने देश से यहाँ बेचते थे सस्ते दाम में, तो वो उनके लिए इजी पड़ गया, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए भी। जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो अल्टीमेटली बेनिफिट, उसने इंडियंस को बेनिफिट दिया इन अनएक्सपेक्टेड वे, जो नहीं एक्सपेक्ट करते थे। और इसके अलावा इसने ट्रेड और कॉमर्स को भी बढ़ाया। ये लाया लोगों को, इंडिया के लोगों को एक दूसरे के नजदीक, और उनको कैसा सेंस उनमें डेवलप किया, यूनिटी और नेशनलिज्म का एक डेवलपमेंट हुआ, जिससे कि फार रीचिंग इफेक्ट हुआ इंडिया का फ्यूचर का, यानी कि वो दूर दूर तक क्या हो गया, उसका फ्यूचर डेवलप हुआ। Did you know 16 April 1853 a train with 14 railway carriages, 3 locomotives since सुल्तान एंड साहिब एंड 400 गेस्ट लेफ्ट बॉम्बे एट 3:35 PM, यानी कि जो रेलवे कैरिज है ये ले गया इन लोगों को 3:35 PM पे। जो ये 400 गेस्ट थे इसमें बॉम्बे से कहा ले गया। दिस वाज इंडिया फर्स्ट रेल रन, ये पहली रेल रन थी इंडिया की। जो ट्रेन है वो लेफ्ट हुई बोरी बंदर से थाने के लिए, उसमें 21 गन सैल्यूट थे, एयर गवर्नर्स बैंड भी थे। और जो जर्नी है ये कंप्लीट हुई 1 hour and 15 minutes में। अब हम पढ़ते हैं एजुकेशन पॉलिसी क्या थी। फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी ऑफ इट्स रूल, यानी कि इनको सेंचुरी से ज्यादा हो गया था। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसने कोई भी एफर्ट नहीं किया इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को चेंज करने के लिए। और एजुकेशन रिलीजियस थी, और जो प्रिविलेज थे यहाँ के वो रिच अपर क्लास ऑफ सोसाइटी के थे, यानी कि जो एजुकेशन थी वो रिलीजियस थी। और जो यहाँ के प्रिविलेज थे, यानी कि जो पूरे इनका वो जो रहने का तरीके, यानी कि इनकी जो स्टेटस था रिच अपर क्लासेस ऑफ सोसाइटी का, वो ऐसा था। और जो चार्टर एक्ट है 1813 का, उसने क्या किया, कंपनी को डायरेक्ट किया कि स्पेंड करे 1 लाख रुपीज एजुकेशन किसके, इंडियंस पे। ये क्या था, फर्स्ट स्टेप था जिसको ब्रिटिश रूलर्स ने लिया। किसके थ्रू, किसकी तरफ, एनकरेजमेंट स्टडी ऑफ लिटरेचर का यहाँ पढ़ा गया और साइंस का भी इंडिया में। और जो चार्टर एक्ट है उसने ये ले डाउन नहीं किया कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस यहाँ के लिए। जो मनी थी उसको सेक्शन किया जाता था एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए, ले अनटच फॉर 2 डिकेड्स, यानी कि वो 2 डिकेड्स तक, एक डिकेड्स में 10 years होते हैं तो 20 years तक उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई चेंज आया होगा। वाइल अ ग्रेट कंट्रोवर्सी रेज, अब क्या हुआ, एक बड़ी कंट्रोवर्सी रेज हो गई
कंटेंट के अकॉर्डिंग और मीडियम ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो कंटेंट और मीडियम है वो क्या है यहाँ का। भले मनी तो ये कर रहे हैं सेक्शन एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए, पर इसमें क्या चेंज आया है। जो ग्रेट डिबेट थे, यानी कि जो एक ग्रुप था, उसने फेवर्ड किया प्रमोशन किसका, ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग का। किसके थ्रू, मीडियम के थ्रू, क्लासिकल के थ्रू, यानी कि संस्कृत और पर्शियन के थ्रू, और रीजनल लैंग्वेज यहाँ होगी, ये प्रमोशन कर रहा। जो ग्रुप था उसको, इस ग्रुप को बोला गया ओरिएंटलिस्ट, यानी कि जिसमें जो मीडियम है किसका, क्लासिकल रीजनल लैंग्वेजेस का, वो उस ग्रुप को ओरिएंटलिस्ट बोला गया। और जो अदर ग्रुप है उसको लॉर्ड मैकॉले ने लेड किया। लॉ मेंबर थे जो गवर्नर जनरल काउंसिल के, उन्होंने ये फोर्स किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में, और इसको बोला गया एंग्लिसिस। तो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हो, एक का मीडियम था इंग्लिश, एक का था ये रीजनल लैंग्वेज और संस्कृत और पर्शियन। इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जो गवर्नमेंट थी उसने सेटअप बिगिन कर दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बनाने का और कॉलेजेस को एजुकेशन के लिए, ताकि वहां लिमिटेड नंबर ऑफ इंडियन एजुकेशन ले। इन 1844 जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, और जो गवर्नमेंट उन्होंने अनाउंस किया इंडियंस को कि वो इंडियंस एजुकेटेड हो इन ब्रिटिश स्कूल्स में, वुड बी गिवन जॉब्स, उन्हीं को जॉब्स दी जाएगी और गवर्नमेंट सर्विस उनको दी जाएगी जो यहाँ पढ़ेंगे। और इसने हेल्प किया स्प्रेड करने के लिए इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में। अब हम पढ़ेंगे वुड डिस्पैच के बारे में। 1854 में जो सर चार्ल्स वुड थे, जो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उन्होंने डिस्पैच भेजा, एक ऑफिशियल रिपोर्ट भेजी, जिसमें था कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एजुकेशन ऑफ इंडियंस के बारे में, यानी कि क्या प्लान है इनकी रिगार्डिंग, इनकी एजुकेशन के रिगार्डिंग, किसकी, इंडियंस की। और ये जो प्लान है इसी को वुड डिस्पैच बोला गया, जिसने इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे चेंज एजुकेशन के सिस्टम में। अब ये जो पर्पस थे वेस्टर्न एजुकेशन के क्या थे, जो प्राइमरी मोटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो था इंट्रोडक्शन होना वेस्टर्न एजुकेशन का इंडिया में, और एक क्लास ऑफ पर्सन को फॉर्म करना। इंडिया होने चाहिए वो ब्लड से और कलर से, पर ब्रिटिश होनी चाहिए टेस्ट, ओपिनियन और मॉरल्स और इंटेलेक्ट, यानी कि सोचने में। ब्लड और कलर से तो इंडियन, सोचने समझने में, काम करने में ब्रिटिश। ये जो क्लास थी एंग्लिसाइज्ड इंडियंस की थी, ये एम्प्लॉय की गई लो सैलरी पे, और उनको क्लर्क का काम दिया गया सिविल सर्विस में। और इसने फिर रिड्यूस कर दिया किसके, हैवी एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसने कम कर दिया जो एक्सपेंडिचर हो रहा था इन्वॉल्व किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में, वहां वो एक्सपेंडिचर इसने थोड़ा कम कर दिया। एम्प्लॉइंग द ब्रिटिश इन दिस पोस्ट वाज बोथ एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट, और अगर ब्रिटिश को इन पोस्ट पे रखते थे तो बहुत ही ज्यादा उनको सैलरी देनी पड़ती थी, डिफिकल्ट होता जा रहा था। जो वेस्टर्नाइज्ड इंडियंस थे उन्होंने ये आशा की कि एक क्रिएट की डिमांड ब्रिटिश गुड्स को क्रिएट करने की, मतलब डिमांड की ब्रिटिश गुड्स को क्रिएट करने की और प्रमोट करने की, इंटरेस्ट को किसके, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स की। जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसने इनकलकेट किया इंडियंस को, एक सेंस ऑफ एडमायरेशन दिया और रिस्पेक्ट दी किसके लिए, ब्रिटिश रूल के लिए। पर इसने स्ट्रेंथ किया फाउंडेशन किसका, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया का। यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जब उन्होंने ऐसे बोला कि जो इंग्लिश इन स्कूल्स वगैरह में पढ़ेगा उसे कोई गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, तो इसने जो इंडियंस है उसको एक सेंस दे दिया एडमायरेशन का, इनकी रिस्पेक्ट बढ़े उनके दिलों में। और इसी वजह से इन्होंने अपनी फाउंडेशन, यानी कि जो ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन भी हमारे इंडिया में, इसको मजबूत कर दिया। अब जो इफेक्ट है वेस्टर्न एजुकेशन का वो क्या था, जो ब्रिटिश सिस्टम था एजुकेशन का उसने प्रोड्यूस किया इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन ग्रेजुएट्स को, जो हेल्प करता था ब्रिटिश मास्टर्स को रन करने के लिए एम्पायर को। और ये क्रिएट किया इसने एक क्लास ऑफ इंडियन जो वेस्टर्नाइज थे, कहां तक कि वो रिजेक्ट करें इंडियन कल्चर को और पैट्रोनाइज एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बाकी किसी और चीज को वो करें, एक्सेप्ट करें, वो क्या, ब्रिटिश को और ब्रिटिश गुड्स को। यानी कि जो पूरी तरीके से इंडियंस को वेस्टर्नाइज करना चाहते थे, वो चाहते थे कि इंडियन कल्चर को क्या करें, रिजेक्ट करें। जो वेस्टर्न एजुकेशन था वो इम्पैक्टेड, उसने इम्पैक्ट कर दिया इंडियन सोसाइटी को। जो ब्रिटिश थे उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि इम्पैक्ट करेगा इंडियन सोसाइटी को, और इस वजह से उनमें एक अवेयरनेस जाग गई इविल इफेक्ट्स की फॉरेन रूल की। यानी कि जो फॉरेन रूल हो रहा है उसमें इविल इफेक्ट्स हैं, यानी कि इसके बहुत ही बुरे क्या है, प्रभाव है। जो टीचिंग है मॉडर्न यूरोपियन फिलोसफर्स की, उसने उनमें क्या भर दिया, एडमायरेशन भर दिया डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। और जो नॉलेज है कंटेम्पररी नेशनलिस्ट मूवमेंट का यूरोप में, उसने इस आग को और क्या कर दिया, इंडियंस में और भी भड़का दिया विद एन इंटेंस डिजायर टू बिल्ड अ न्यू इंडिया, ताकि हम एक न्यू इंडिया फॉर्म करें जो प्रोग्रेसिव हो, स्ट्रॉन्ग हो, प्रॉस्पेरस और यूनाइटेड हो। इन द कोर्स ऑफ टाइम जो बेस्ट एमंग देम थे, उनमें लीडर थे नेशनल मूवमेंट के, यानी कि उनमें जो लोग थे जिन्होंने आगे इस चीज को सोचा समझा और इसमें क्या किया, इस चीज को रिफॉर्म किया, इस चीज को चेंज किया, तो वो थे लीडर किसके, नेशनल मूवमेंट के। अब एक ऐसा नेशन बिल्ड करना जो इंपरेटिव हो किसमें, एस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि हम जो लोग हैं इंडिया के उनमें यूनिटी रहे। ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये जो चाहते हैं अब नई नई पॉलिसी इंपोज कर देना और हमको क्या कर देना, डिसयूनाइट कर देना, तो ये नहीं चाहते थे वो। वंस अगेन द इंपोजिशन ऑफ इंग्लिश इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रूव टू बी अ बून इन डिस्गाइज। और फिर से जो इंपोजिशन था इंग्लिश का इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो चाहते थे कि हर तरीके से इंग्लिश हो और केवल कलर और
ब्लड से ये इंडियंस हो। तो इसने प्रूफ कर दिया कि ये यहाँ के लिए वरदान रहा। किसके लिए? ताकि हम सोच पाए अपने इंडिया के बारे में, जो ये चाहते थे वो हम ना करें और हम अपनी सोच को लाएं, हम यूनाइट होकर कुछ समझे। इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश मीडियम बन गई थी कम्युनिकेशन की, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज की, क्योंकि लैंग्वेज से आप अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हो, तो ये मीडियम बन गई थी बोलने की। बिटवीन इंडियंस के बीच में, जो अलग अलग रीजन से आएंगे वो स्पीक करते थे अलग अलग लैंग्वेज। अब जो इंग्लिश है वो ब्रोक डाउन, यानी कि उसने रीजनल बैरियर्स को तोड़ दिया। हर कोई इंग्लिश बोलेगा तो वो अपने रीजनल बैरियर्स को तोड़ेगा ही ना, क्योंकि जहां से वो आ रखा है उस लैंग्वेज को नहीं बोलेगा। और इसकी वजह से जो एजुकेटेड इंडियंस है वो एक हो गए और एक स्पिरिट यानी कि एक भावना जग गई नेशनलिज्म की, जिसने एक शेप ले लिया। तो इस वजह से जो इंग्लिश है उसने रीजनल बैरियर्स को, यानी कि जो रीजनल बैरियर्स थे, एक लैंग्वेज एक इलाके से दूसरे रीजन से दूसरे लैंग्वेज, उसको तो तोड़ दिया, पर इसने इंडियंस को एजुकेट कर दिया और उनमें नेशनलिज्म की स्पिरिट की जागी और उसकी वजह से उसने शेप लिया। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, अगर आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, लाइक करना ना भूले। तो ये चैप्टर होता है यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।